हेलो एवरीवन, वेलकम यू अगेन ऑन योर फेवरेट चैनल एक्सपोनेंशियल फिजिक्स। और दोस्तों, मेरा नाम है जेपी चौहान और आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रिक्शन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का ही सेकंड पड़ाव है जो वो क्या है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के अंदर बहुत लोगों को बहुत मिसकंसेप्ट्स रहते हैं, मिसकंसेप्ट्स बने हुए हैं दिमाग के अंदर। तो उन सारे कॉन्सेप्ट को मैं बिल्कुल क्लियर करूंगा, एंड तक सेशन के अंदर बने रहना। और आज फ्रिक्शन के अंदर मैं डिस्कस करेंगे बिल्कुल टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन पे बेस्ड सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं आपको। मेजर आज न्यूमेरिकल इतने डिस्कस नहीं होंगे, कुछ 2-3 न्यूमेरिकल डिस्कस जरूर करूंगा मैं। कल वाला जो अपना वीडियो होगा उसके अंदर पूरा प्योरली वो न्यूमेरिकल बेस्ड होगा। उसमें जितना भी आज मैंने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट लिए हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन के ऊपर, उस पे बेस्ड सारे न्यूमेरिकल जो होंगे वो कल मैं डिस्कस करूंगा। तो कल वाला लेक्चर भी अगेन वापस इंपॉर्टेंट होगा, इसी से रिलेटेड होगा। तो इस लेक्चर को देखने के बाद में उस लेक्चर को देखना, तो आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। जल्दी से हेडिंग डाल दें आप, फ्रिक्शन। जल्दी से हेडिंग डाल दें आप, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है भाई? फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन का मतलब क्या हो गया? जब भी कोई बॉडी एक दूसरी बॉडी के ऊपर क्या करती है, रिलेटिव मोशन करती है। समझना, कोई सरफेस है मेरे पास, सपोज ये सरफेस है, राइट। इस सरफेस के ऊपर सपोज मेरे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, इस सरफेस के ऊपर मेरे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, तो ये मेरे पास क्या होगी? दिस इज व्हाट कॉन्टेक्ट सरफेस। दिस इज व्हाट कॉन्टेक्ट सरफेस। कॉन्टेक्ट सरफेस। जब इस बॉडी के ऊपर मैं इधर एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा, तो एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर या तो ये बॉडी मूव करेगी या मूव नहीं करेगी। इट विल टेंड टू मूव। टेंड टू मूव का मतलब क्या हो गया? अगर इसको मूव भी करना होगा तो इधर ही मूवमेंट होगा, उधर कभी भी मूवमेंट नहीं हो सकता। तो जब आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो तो ये बॉडी क्या हो सकती है? मोशन में आ सकती है, और इट विल बी हैविंग अ टेंडेंसी टू मूव इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो जब भी कोई बॉडी रिलेटिव मोशन में होती है, जब भी अपन बॉडी के मोशन की बात नहीं करते, अपन हमेशा रिलेटिव मोशन की बात करते हैं। रिलेटिव मोशन का मतलब क्या हो गया? अब जरूरी नहीं नीचे वाला सरफेस हमेशा क्या हो, रेस्ट पर हो। नीचे वाला मोशन भी नीचे वाला ये वाला ऑब्जेक्ट हो सकता है किसी और ऑब्जेक्ट के ऊपर रखा हुआ हो, और नीचे वाला ऑब्जेक्ट आपका हो सकता है मोशन में हो, राइट। तो इसीलिए अपन हमेशा किसी बॉडी के ऊपर फ्रिक्शन को अगर अपन देखना चाहते हैं, फ्रिक्शन होता है क्या अभी बता रहा हूं मैं, कि अगर फ्रिक्शन को डिस्कस करना चाहते हैं तो आपको हमेशा उस बॉडी के रिलेटिव मोशन को कॉन्सेंट्रेट करना होगा, राइट। तो जब भी बॉडी एक दूसरी बॉडी के ऊपर रखी हुई होगी, तो आप कॉन्टेक्ट सरफेस, इस कॉन्टेक्ट सरफेस को अगर आप इसका मैग्नीफाइड व्यू अगर आप देखो, इसका मैग्नीफाइड व्यू देखो, तो कुछ ये ऊपर वाली सरफेस हो गई, और ये मेरे पास क्या हो गई, ये नीचे वाली सरफेस हो गई बॉडी की, ठीक है। ये अपना नीचे वाला सरफेस हो गया, और ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, ये अपना क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके अगर आप देखोगे तो क्या होता है, कुछ इंटरलॉकिंग बनी हुई होती है दोनों बॉडी के कॉन्टेक्ट सरफेस पे। क्या होता है, पूरा का पूरा सरफेस देखो यहां पर कॉन्टेक्ट में नहीं है, किसी किसी पॉइंट पर कॉन्टेक्ट में है, किसी किसी पॉइंट पर कॉन्टेक्ट में। इनको अपन क्या बोलते हैं, इंटरलॉक्स। ये क्या है, इंटरलॉक, इंटरलॉक्स। अब ये इंटरलॉक्स जो भी बने हुए हैं, इसकी वजह से क्या होगा कि इस बॉडी के ऊपर आप एक्सटर्नल फोर्स तो लगा रहे हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि फोर्स को लगाती है मूव कर जाए। मूव ना करने का रीजन क्या है? कहीं ना कहीं जो इंटरलॉक्स है इस बॉडी के आगे की तरफ मोशन का अपोज करते हैं, आगे की तरफ मोशन का अपोज करते हैं, और ये इंटरलॉक्स ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं कांटेक्ट फोर्स के लिए। मैंने आपको बताया था कांटेक्ट फोर्स। तो यहां पर अगर आप देखोगे, सपोज यहां पर कांटेक्ट फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है ना, ये कांटेक्ट फोर्स हो गया, एक कांटेक्ट फोर्स यहां लग रहा है, एक कांटेक्ट फोर्स आपका यहां लग रहा है। तो यहां पर अलग अलग कांटेक्ट फोर्सेस हो गए मेरे पास, फोर्स F1, फोर्स F2, फोर्स F3। ये सारे के सारे क्या है, कांटेक्ट फोर्सेस हैं। इन कांटेक्ट फोर्सेस के अगर मैं कंपोनेंट में रिजोल्व करूं, तो एक कंपोनेंट मेरे पास क्या आएगा, अलोंग द सरफेस, और एक कंपोनेंट क्या आएगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। एक कंपोनेंट क्या आएगा, अलोंग द सरफेस, एक कंपोनेंट क्या आएगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। एक कंपोनेंट क्या आएगा, अलोंग द सरफेस, और दूसरा कंपोनेंट क्या आएगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस जो भी कंपोनेंट होते हैं उनको अपन क्या बोल देते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। अगर आपको ध्यान है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जब मैंने फोर्सेस की बात की थी, टाइप्स ऑफ फोर्सेस पढ़ाए थे मैंने फर्स्ट लेक्चर के अंदर, तो मैंने आपको बताया था कि हमेशा क्या होता है, जो कांटेक्ट फोर्स होता है दो बॉडी के बीच में, कांटेक्ट सरफेस पे जो कांटेक्ट फोर्स लग रहा होता है उसके हमेशा दो कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और दूसरा कंपोनेंट क्या होता है, टेंजेंशियल टू द कांटेक्ट सरफेस। तो ये सारे टेंजेंशियल कंपोनेंट जो है उनका अगर मैं रिजल्टेंट निकालूं, तो उसका रिजल्टेंट जो होता है वो मुझे क्या देता है, हमेशा फ्रिक्शनल फोर्स। वो हमेशा क्या देता है मुझे, फ्रिक्शनल फोर्स। और जितने भी वर्टिकल कंपोनेंट है उनका रिजल्टेंट जो आएगा वो मुझे क्या देगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। वो क्या देगा मुझे, नॉर्मल रिएक्शन, जिसकी अपन बात कर चुके हैं।
तो फ्रिक्शनल फोर्स की अगर अपन बात करें तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो गया, इट इज द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स, इट इज द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स एक्टिंग पैरेलल टू द कांटेक्ट सरफेस, acting parallel to the contact surface which opposes the relative motion oblique tendency of relative motion of the body, है ना। इसको भी मैं लैंग्वेज में लिखवाता हूं तो क्या हो जाएगा कि बस फ्रिक्शन जो होता है, फ्रिक्शन को अगर अपन लिखे इसको डिफाइन करें तो क्या हो गया, इट इज टेंजेंशियल कंपोनेंट, राइटिंग बहुत अच्छी है, इट इज टेंजेंशियल कंपोनेंट, किसका कंपोनेंट ऑफ कौन, कांटेक्ट फोर्स, ये F1 F2 सब क्या है, ये कांटेक्ट फोर्स है, ऑफ कांटेक्ट फोर्स एक्टिंग पैरेलल टू कांटेक्ट सरफेस, एक्टिंग पैरेलल टू contact surface which opposes relative motion oblique tendency of relative motion। जरूरी रिलेटिव मोशन हो रहा हो, नहीं भी हो सकता है, लेकिन जब वो होगा तो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, तो टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। समझ में आ गया। तो इन सब का अब यहां पर अगर आप देखोगे तो अब मैं इसका फाइनल अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो देखो ये मेरे पास क्या हो गया, अगर फोर्स इधर लगा रहा हूं तो इस ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी हमेशा इधर ही जाने की होगी, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा वो क्या होगा, अपोज करेगा रिलेटिव मोशन का। तो रिलेटिव मोशन इधर होना है, अपोज करेगा इधर, तो अपने पास क्या आएगा, अपोजिट डायरेक्शन में। जितने भी ये कंपोनेंट्स हैं सरफेस के कंपोनेंट, उनका रिजल्टेंट इधर आ गया। इसको मैंने क्या बोल दिया, फ्रिक्शनल फोर्स, राइट। उसको मैंने क्या बोल दिया, फ्रिक्शनल फोर्स। और इन सब का जो N1 N2 N3 इन सब का रिजल्टेंट जो आएगा वो कहां आएगा मेरे पास, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो ये मेरे पास क्या आ गया, परपेंडिकुलर टू द सरफेस N आ गया मेरे पास। तो ये इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाले फोर्सेस हो गए, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाले फोर्सेस हो गए। तो देखो यहां से अगर आप देखोगे तो ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं, एक तो मेरे पास कहां लग रहा है, ये फ्रिक्शनल फोर्स F, और मेरे पास क्या आ गया, नॉर्मल रिएक्शन N। नीचे वाली सरफेस को अगर मैं देखूं, जो नीचे वाली सरफेस है, अब फ्रिक्शन क्या हमेशा क्या होता है, हर फोर्स का एक एक्शन और रिएक्शन होता है। तो अगर ये एक्शन है तो इसका रिएक्शन इस सरफेस पे आएगा। दो अलग अलग बॉडीज पे आता है ना हमेशा, भाई इस बॉडी ने इसके ऊपर फ्रिक्शन लगाया तो ये बॉडी भी इसके ऊपर फ्रिक्शन लगाएगी इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में तो इस बॉडी के ऊपर क्या लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, फ्रिक्शन। और इस बॉडी के इस सरफेस ने इसके ऊपर नॉर्मली ऊपर डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो ये बॉडी भी क्या करेगी, इसके अपोजिट डायरेक्शन में उतने ही मैग्नीट्यूड का नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी। तो ये दोनों क्या हो गए, ये एक्शन है तो ये रिएक्शन हो गया। इस तरीके से ये अगर एक्शन है तो ये रिएक्शन हो गया, तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर हो गए। तो N और N एक्शन रिएक्शन पेयर हो गए, F और F एक्शन रिएक्शन पेयर हो गए। तो यहां से कंक्लूजन मेरे पास क्या निकल के आया, फ्रिक्शन का हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर होता है। तो एक चीज अपने पास क्या आ गई, फ्रिक्शन एक्ट्स इन एक्शन रिएक्शन पेयर। समझ में आ रहा है, एक्शन रिएक्शन पेयर। एक चीज अपने को क्लियर है। दूसरी चीज अगर और देखें अपन, देखो एक और चीज मैं यहां पर बताता हूं। हाँ, एक चीज और क्या हो गई कि मेरे पास F और नॉर्मल रिएक्शन और F, इन दोनों का अगर मैं रिजल्टेंट निकालूं, ये दोनों ही क्या कांटेक्ट फोर्स है, दोनों ही क्या कांटेक्ट फोर्स के कंपोनेंट ही तो है, ये टेंजेंशियल कंपोनेंट या परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो इन दोनों का रिजल्टेंट अगर मैं यहां पर लिखूंगा तो ये मेरे पास क्या आ गया, दिस इज व्हाट F, दिस F इज व्हाट हियर F, दिस F इज व्हाट नेट कांटेक्ट फोर्स, है ना। इसको अपन इसको बोलिए आप F1 बोल दो, तो ये F क्या हो जाएगा मेरे पास, नेट कांटेक्ट फोर्स, नेट कांटेक्ट फोर्स। और इस नेट कांटेक्ट फोर्स, ये F1 है ना, F1, इस नेट कांटेक्ट फोर्स को अगर आप लिखोगे तो F नेट कांटेक्ट फोर्स जो आता है वो F क्या होगा, दोनों का रिजल्टेंट √N स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन का स्क्वायर। ये मेरे पास क्या आ गया, नेट, दिस इज व्हाट नेट कांटेक्ट फोर्स। नंबर 2 क्लियर। थर्ड आपके पास चीज देखो एक और क्या है,
समझना है यहां पर। सपोज मेरे पास क्या है, ये एक बॉडी के ऊपर दूसरी बॉडी रखी हुई है, समझना, एक बॉडी के ऊपर दूसरी बॉडी रखी हुई है। अगर मैं बोलता हूं कि ये सरफेस स्मूथ है, ये सरफेस स्मूथ है, और ये सपोज किसी 5 मीटर पर सेकंड से ये ब्लॉक चल रहा है, समझना, ठीक है, ये B है, ये A है, तो एक्चुअल में होगा क्या, अगर ये सरफेस स्मूथ है तो नीचे वाला ब्लॉक तो निकल जाएगा, मतलब B तो इधर चलता चला जाएगा कितने से, 5 मीटर पर सेकंड से, और A ब्लॉक जो होगा वो कहां जाएगा, नीचे गिर जाएगा, वो नीचे यूं का नीचे गिर जाएगा, अपनी जगह पे रह जाएगा, क्योंकि सरफेस स्मूथ है ना, क्योंकि रोकने वाला कोई नहीं है, A को रोकने वाला कोई नहीं है। ये चीज समझ में आ रही। लेकिन अगर यहां पर देखना, यहां से एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकालूंगा मैं, लेकिन अगर ये सरफेस स्मूथ ना हो, अगर सरफेस इसी के आगे है ना, इधर देख लेना आप, इफ सरफेस इज नॉट स्मूथ, इफ सरफेस इधर से है ना, इफ सरफेस इज नॉट स्मूथ, क्या होगा, ये मेरे पास B ब्लॉक हो गया, ये मेरे पास A ब्लॉक हो गया, ये मेरे पास कितना है 5 मीटर पर सेकंड से अगर ये जा रहा है, तो समझने की कोशिश करना, तो AB क्या होगा, इसके साथ साथ ही चलेगा। क्यों, क्योंकि यहां पर जो भी इंटरलॉकिंग है, सरफेस क्या स्मूथ नहीं है, अब यहां पर इंटरलॉकिंग आ गई है, इंटरलॉकिंग की वजह से A और B स्टक करके रहेंगे, चिपक के रहेंगे, चिपक के रहेंगे, तो B जैसे B आगे चलेगा तो A भी आगे चलेगा। कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहा हूं मैं, जस्ट B को देख रहा हूं कि कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा था, समझ आ रहा है। तो यहां पर, अब यहां पर देखो क्या हुआ, तो यहां से कंक्लूजन निकालना हूं, ऑब्जेक्ट ए अगर आगे आया, ऑब्जेक्ट ए अगर आगे आया तो इसको आगे कौन लेके आया, ऑब्जेक्ट ए अगर आगे आया तो इसको आगे कौन लेके आया, क्या फ्रिक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट ए, फ्रिक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन। अभी डेफिनेशन क्या लिखवाई मैंने कि फ्रिक्शन क्या होता है, जो हमेशा रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, ये चीज एकदम करेक्ट है, लेकिन ये कहना अभी गलत नहीं होगा कि अ फ्रिक्शन कैन आल्सो क्रिएट मोशन, ये मोशन भी क्रिएट कर सकता है, जैसे कि इस एग्जांपल के अंदर। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर अब A इस डायरेक्शन में जा रहा है, मूव कर रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली इसी डायरेक्शन में एक फोर्स होगा जो इसको आगे लेके जाएगा, और इस डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स कौन सा होगा, फ्रिक्शनल फोर्स होगा। तो ए ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर मैं फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन अगर मैं यहां पर देखूं, फ्रिक्शनल फोर्स बनाऊं, तो ए ऑब्जेक्ट के ऊपर इस डायरेक्शन में क्या होगा, फ्रिक्शन लगेगा जो इसको आगे लेके जाएगा, और बी ऑब्जेक्ट के ऊपर उतना ही फ्रिक्शन बी ऑब्जेक्ट के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। अरे क्लियर। हालांकि अभी अपन मल्टीपल ब्लॉक्स के ऊपर डायरेक्शन कैसे आता है फ्रिक्शन का वो अपन निकालना सीखेंगे, बट एक चीज क्लियर हो गई कि फ्रिक्शन, तो यहां से कंक्लूजन क्या निकाल सकता हूं कि फ्रिक्शन can create motion also, can create motion also। समझ में आ गया, तीनों चीजें क्लियर है, 1 2 3, जल्दी से लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं अपन, आगे बढ़ाता हूँ, बढ़िया बढ़िया कराता हूँ और जानदार जानदार चीजें, है ना, जल्दी से लिखो, फिर अपन बात करते हैं अपन टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की, है ना, अपन बात करेंगे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की, हेडिंग डाल दें आप, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। नया मार्कर लिया है मैंने, फिर भी मिटाने में पसीने छूट रहे भाई, मिटाने में क्या बात है। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, बोर्ड काला कलूटा बैंगन लूटा ऐसा दिख रहा है आज तो, है, चलो एनीवेज। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, नेक्स्ट हेडिंग डालें आप, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के बेसिकली दो टाइप मिलेंगे आपको, है ना, फ्रिक्शन के दो टाइप होते हैं, एक आपका क्या हो गया, स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसको आप स्मॉल एफ एस से लिखोगे, और दूसरा आपका क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन। दूसरा क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन, है ना, दो टाइप होते हैं, दोनों की अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं क्या है स्टैटिक फ्रिक्शन, क्या होता है देखते हैं अपन। नाम से क्लियर है आपको,
है ना, नाम से ही क्लियरिटी आ रही होगी, स्टैटिक फ्रिक्शन Fs क्या होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब क्या हो गया समझना, सपोज ये ऑब्जेक्ट है, नीचे मेरे पास क्या हो गई, वही सरफेस, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर समझने की कोशिश करना, जब भी कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट कंडीशन में, अगर ये ऑब्जेक्ट क्या है, इफ एट रेस्ट, अगर ये रेस्ट पर है, इसके ऊपर एंड नो एक्सटर्नल फोर्स, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स अगर मैं नहीं लगा रहा हूं, है ना, कोई एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं, तो एक तो मोशन में तो होगा ही नहीं, लेकिन इसकी टेंडेंसी ऑफ मोशन भी नहीं होगी, भाई पता नहीं है ना मुझे, इधर लगाया काला, फोर्स ही नहीं लगाया, सो देयर इज नो टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन और मोशन। सो इस केस में इसके ऊपर लगने वाला फ्रिक्शन, वो भले इधर लग रहा हो, इधर कहीं भी लग सकता है, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। लिख लें इसको आप, अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो उसका कोई मोशन भी नहीं होगा, रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी भी नहीं होगी, तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, जीरो आएगी। लेकिन अगर मैं बोलूं आपको, सपोज इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स F लगा दिया, अब इसके पास टेंडेंसी आ गई है कि अगर ये मोशन करेगा तो इधर ही करेगा, और इधर ही करेगा, इसका मतलब यहां पर फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, उसको मैं क्या बोल दूंगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। लेकिन ये कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है ना, इफ द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और एक्सटर्नल फोर्स अगर अप्लाई कर रहे हो, तो उस वक्त इस ऑब्जेक्ट के ऊपर उस फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन लगता है उसको अपन क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इफ ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, है ना, क्या हो गया, इफ ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो गया कि ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, इफ ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट एंड एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, और अगर एक्सटर्नल फोर्स अपन ने अप्लाई कर रखा है तो जो फ्रिक्शन होगा वो क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर होगा। तो जो भी फ्रिक्शन होगा वो क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर होगा। समझ में आ रहा है, ये चीज अपने को क्लियर है। अब यहां से एक चीज और आपको समझ में आनी चाहिए, स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है ये क्या होता है, इसका सेल्फ एडजस्टिंग नेचर होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है, क्या मतलब वो समझाता हूं मैं, स्टैटिक फ्रिक्शन हैज सेल्फ एडजस्टिंग नेचर। सेल्फ एडजस्टिंग नेचर, इस सेल्फ एडजस्टिंग नेचर का मतलब क्या हो गया कि ये अपने इसका जो मैग्नीट्यूड है, स्टैटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड जो होता है वो हमेशा एक्सटर्नल फोर्स के अकॉर्डिंग होता है। सेल्फ एडजस्टिंग नेचर का मतलब क्या हो गया, इसका मैग्नीट्यूड और जो डायरेक्शन होता है इट इज विद रिस्पेक्ट टू, इट इज अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल फोर्स। इसका मतलब क्या हो गया कि डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड magnitude of static friction is according to net external force, according to net external force। इसका क्या मतलब हुआ समझ में आएगा अभी, अकॉर्डिंग टू नेट एक्सटर्नल फोर्स। नेट एक्सटर्नल फोर्स के अकॉर्डिंग हमेशा क्या होता है, मेरा एफएस का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड आता है हमेशा। क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, सपोज ध्यान समझना, ये एक्सटर्नल फोर्स लगाया मैंने F, ठीक है। अभी अगर मेरे पास फोर्स जीरो है, समझना, अगर मेरे पास फोर्स की वैल्यू जीरो है तो इधर फ्रिक्शन की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, फ्रिक्शन की वैल्यू भी क्या आएगी, जीरो आएगी। ये चीज अपने को एकदम अच्छे समझ में आ गई। मैं सपोज मैं करता हूं, अगर मैं कितना लगाता हूं, 1 न्यूटन मैंने फोर्स लगाया, 1 न्यूटन फोर्स लगाया, लेकिन अभी भी ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पर है। इफ मैंने 1 न्यूटन लगाया और स्टिल ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, इसका मतलब क्या हुआ, समझने की कोशिश करना। अगर मैं 1 न्यूटन लगा रहा हूं तो कहीं ना कहीं इधर भी 1 न्यूटन फोर्स लग रहा होगा, तभी तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, तभी तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है। इसका मतलब आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो और ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है, इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन में ही उतना ही फोर्स लग रहा होगा, और अपोजिट डायरेक्शन में तो एक ही फोर्स लग रहा है, कौन सा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो इस जब 1 न्यूटन होगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू भी क्या होगी, 1 न्यूटन ही होगी। अरे समझ में आया, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू भी क्या होगी, 1 न्यूटन ही होगी। मैं अगर बोलता हूं क्या, अगर 2 न्यूटन है और अभी भी
रेस्ट पर है और अभी भी रेस्ट पर है, तो इधर भी 2 न्यूटन अगर मैंने इधर लगाया है तो इधर भी 2 न्यूटन लग रहा होगा, तभी तो रेस्ट पर है। तो इसलिए अभी भी यहां पर फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी, 2 न्यूटन ही आएगी। इसका मतलब क्या हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड किसके अकॉर्डिंग है, एक्सटर्नल फोर्स के अकॉर्डिंग है। डायरेक्शन का तो आपको एकदम क्लियर है कि भाई जहां पर टेंडेंसी होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का डायरेक्शन होता है। टेंडेंसी इसकी किधर है, फोर्स इधर लग रहा है, टेंडेंसी इधर है, फोर्स इधर लग रहा है, तो टेंडेंसी मेरे पास क्या होगा, इधर होगा, इसलिए फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में। और मैग्नीट्यूड जो है वो क्या है, एज पर द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड, एक्सटर्नल फोर्स कितना अप्लाई कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग मेरा फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड आ रहा है। अभी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे ही बात कर रहे हैं, अभी ऑब्जेक्ट को मैं चला नहीं रहा हूं, जब चलेगा तो कुछ और कंडीशन होगी, उसकी अपन आगे चल के बात करेंगे। फिलहाल ये ध्यान रखें आप, समझ आया, ये हो गया एक ये चीज क्लियर अपने को, सेल्फ एडजस्टिंग नेचर। ये एग्जांपल, एक और एग्जांपल देख, मैं एक और बोलता हूं आपको भाई। मैंने बोला सपोज एक फोर्स मैंने 5 न्यूटन इधर लगाया और एक फोर्स सपोज कहाँ लगा रहे हो आप, इधर लगा रहे हो 5 न्यूटन, कितने एंगल पर, 60 डिग्री पर, ठीक है। तो बताओ एक्सटर्नल और इन दोनों फोर्स के ये लगाने पर भी इफ ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, इफ ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, अभी भी रेस्ट पर है, तो बताओ फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी, फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी। देखो दो फोर्स लगा रहे हो, ऑब्जेक्ट अगर अभी भी रेस्ट पर है तो कहीं ना कहीं फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड कहीं ना कहीं इतना स्टेबल है, उसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर ही है, मूव नहीं कर पा रहा है। मतलब जितना इधर होगा, जितना फोर्स इधर आएगा, नेट फोर्स जितना अप्लाइड नेट फोर्स होगा उतना ही फ्रिक्शन का भी वैल्यू आ जाएगा। तो इसका नेट फोर्स निकालो कितना आएगा, इसका नेट फोर्स देखो कितना आएगा, इतना आ जाएगा ये नेट फोर्स। तो ये एफ नेट हो गया, और एफ नेट जिस डायरेक्शन में होगा उसी के अपोजिट डायरेक्शन में, ये सरफेस के ऊपर, ये टॉप व्यू है, एक काम कर लो, ये टॉप व्यू, दिस इज द टॉप व्यू। मतलब टेबल के ऊपर, ये टेबल है, उसके ऊपर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक 5 न्यूटन इधर लग रहा है और एक 5 न्यूटन इधर लग रहा है, ठीक है। तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या आएगा, समझ आ रहा है। तो ये टॉप व्यू है, तो यहां से, तो इसी के अपोजिट डायरेक्शन में, ये इसी के अपोजिट डायरेक्शन में मेरे पास क्या आएगा, फ्रिक्शन आएगा, और वो कौन सा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। और उसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड जो होगा वो किसके बराबर होगा, एफ नेट के बराबर ही होगा। और मैंने बताया था जब दो फोर्स सेम मैग्नीट्यूड के हो तो उसका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, 2f cos थीटा बाई 2, वो कैसे निकलता है, 2f कितना है, 5 cos, वेक्टर जाके देखें आप, वेक्टर को अच्छे से पढ़ें आप, वेक्टर के सिर्फ 2 ही लेक्चर है चैनल के ऊपर अवेलेबल है, जाके देखें उसको आप। cos थीटा बाई 2 60 बाई 2, तो कितना आ गया मेरे पास, ये 10 मल्टीप्लाइड बाय, है ना, 5 2 जा 10, और cos 30 होता है √3 बाई 2, √3 बाई 2 मतलब कितना हो गया, 5 √3 न्यूटन। ये क्या हो गया मेरे पास, फ्रिक्शनल फोर्स हो गया। अरे समझ में आ रहा है भैया, समझ में आ रहा है, जल्दी से लिखो इसको। ये सेल्फ एडजस्टिंग इसके बाद अपन अगला पढ़ते हैं, आगे बढ़ो, जल्दी लिखो इसको। हाँ लिख लिया, चल देख और लिमिटिंग फ्रिक्शन के और एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको, और समझ में आएगा। हाँ भाई, मीठा 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 फ्लो में आया भाई, मार्कर नया मार्कर है, फ्लो में आते आते टाइम लेता है, लगता है भैया, बहुत ही अच्छी बात है ये तो। अरे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अरे समझ में आ रहा है। हाँ चल देख और एग्जांपल देख, फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ, सपोज ये एक इंक्लाइन प्लेन है ना, थीटा एंगल के ऊपर, थीटा एंगल के ऊपर है ये इंक्लाइन प्लेन। अगर मैं यहाँ पर F लगाता हूँ, एक्सटर्नल फोर्स F लगाता हूँ, और ऑब्जेक्ट ये क्या है, अगर ये रेस्ट पर है, ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, ऑब्जेक्ट क्या है, अभी भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है तो बताओ फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आएगी। तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आएगी, अगर इसकी टेंडेंसी होती तो इधर मूव करने की होती, इसकी टेंडेंसी ऊपर की होती तो इसका फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगता, इधर नीचे की तरफ लगता है। और रेस्ट पर है, इसका मतलब जो भी फ्रिक्शन होगा वो क्या होगा, स्टैटिक होगा, जो भी होगा वो क्या होगा, स्टैटिक होगा। अब देखो अगर इसको रेस्ट पे लेके आ गया हूं, इसका मतलब क्या हुआ, फोर्सेस बैलेंस हुए कहीं ना कहीं। अगर ये रेस्ट पर आया है इसका मतलब फोर्सेस कहीं ना कहीं बैलेंस हुए हैं। इधर कौन सा फोर्स लग रहा था,
ये रेस्ट पे कब आएगा? जब mg sin थीटा के बराबर इधर में फोर्स लगा दो। आप एक काम करो, उसको अपन आगे दे, मैग्नीट्यूड के आगे बात करते हैं। मेरे को सिंपल बताओ, फ्रिक्शन का डायरेक्शन समझ में आ गया आपको, है ना? फ्रिक्शन का डायरेक्शन कहाँ आएगा? इधर आएगा। और फ्रिक्शन क्या होगा मेरे पास? स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन क्या होगा मेरे पास? स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। मतलब फ्रिक्शन का डायरेक्शन आपको हमेशा अच्छे से निकालना आना चाहिए। अरे क्लियर? ये हो गया मेरे पास। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखो आप, सेकंड टाइप। अभी कल न्यूमेरिकल करवाऊंगा, बहुत सारी चीजें क्लियर रहेगी, बहुत सारी चीजें क्लियर होगी। तो जिधर टेंडेंसी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन। चलो नेक्स्ट लिखो आप, देखो मेरे पास क्या है, नंबर 2 नहीं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। नेक्स्ट हेडिंग डालें आप, लिमिटिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का ही पार्ट है लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन एफएस मैक्स, एफएक्स मैक्स। एफएस मैक्स का मतलब क्या? देखो नाम से पता चल रहा है, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन की कितनी मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एफएस। एफएस की जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। अब मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कैसे निकालोगे आप? तो एफएस मैक्स जो होता है वो जनरली क्या होता है? नॉर्मल रिएक्शन के हमेशा क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एफएस मैक्स जो होता है वो नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन किससे गवर्न होता है ना? नॉर्मल रिएक्शन निकालना सीखा है अपन ने। प्लेन सरफेस है तो mg, इंक्लाइन सरफेस है तो mg cos थीटा, ये अपन सब अपन निकाल चुके हैं। अभी तक अपन न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के अंदर अपन ये सारा कुछ पढ़ चुके हैं। तो एफएस मैक्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमेशा नॉर्मल रिएक्शन के होता है। यहां से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आपके पास आएगा, क्या आएगा? म्यू एस एन। म्यू एस को क्या बोलते हैं अपन? दिस म्यू एस इज व्हाट? कोफिशिएंट ऑफ, दिस इज व्हाट? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। दिस इज व्हाट? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसकी वैल्यू हमेशा किस पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ द सरफेस। म्यू एस की वैल्यू क्या होती है? नेचर ऑफ द सरफेस पे डिपेंड करती है। इसका मतलब एफएस मैक्स जो है वो दो बातों पे डिपेंड करता है, एक तो नॉर्मल रिएक्शन के ऊपर और दूसरा नेचर ऑफ द सरफेस या रफनेस ऑफ द सरफेस। तो एफएस मैक्स डिपेंड्स अपॉन, तो यहां से आप क्या देख सकते हो? तो एफएस मैक्स किसके ऊपर डिपेंड करता है? एक तो डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन व्हाट? एक तो नॉर्मल रिएक्शन और दूसरा नेचर ऑफ द सरफेस, नेचर ऑफ सरफेस के ऊपर डिपेंड करेगा। समझ में आ गया? अगर इफ फॉर स्मूथ सरफेस, है ना, अगर सरफेस स्मूथ है, स्मूथ सरफेस मतलब क्या हो गया? फ्रिक्शन की वैल्यू 0 हो गई फॉर स्मूथ सरफेस। म्यू की, क्योंकि क्यों 0 होती है? क्योंकि वहां पर म्यू की वैल्यू क्या होगी? हमेशा 0। जो म्यू एस जो होगा वो हमेशा क्या होगा? 0 होगा। स्मूथ सरफेस के लिए हमेशा ध्यान रखें। और अगर कोई रफ सरफेस है तो उसके लिए क्वेश्चन के अंदर आपको म्यू की वैल्यू हमेशा प्रोवाइडेड होती है, हमेशा प्रोवाइडेड होती है। देख एक क्वेश्चन कर, देख सपोज मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसके म्यू की वैल्यू दी हुई है कितनी लोगे? 0.5, और ये 2 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है, 2 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है। यहां पर मैं लगाता हूं फोर्स F, ठीक है। मैं बोलता हूं कि इफ F इक्वल्स टू 0, है ना, F की डिफरेंट वैल्यू के लिए F अगर 0 हो जाए और F मैं बोल देता हूं कितना हो जाए? 9 न्यूटन, 0 न्यूटन, 9 न्यूटन, F की वैल्यू 10 न्यूटन और F की वैल्यू 11 न्यूटन, ठीक है। अलग अलग केस है, तो चारों केस के अंदर फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी वो मुझे मालूम करनी है। फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी वो मुझे मालूम करनी है। जब भी फ्रिक्शन वाला क्वेश्चन है, सबसे पहला काम आप क्या करें? उसके फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू निकाल लें आप। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है हमेशा क्या होती है? एफएस मैक्स होती है। तो यहां से एफएस मैक्स निकाल सकते हैं अपन। तो देखो एफएस मैक्स क्या होगा? एफएस मैक्स का फॉर्मूला अपन देख चुके हैं अभी, क्या था? ये होता है आपका म्यू एस एन के बराबर। म्यू एस कितना हो गया मेरे पास? म्यू एस हो गया 0.5 और एन नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? एम जी, एम मतलब 2 किलोग्राम, जी मतलब 10। तो ये कितना आ गया मेरे पास? 5 2 जा 1, तो ये हो गया मेरे पास 10 न्यूटन।
मतलब एफ एस मैक्स की मतलब फ्रिक्शन की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू 10 न्यूटन है, ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू 10 न्यूटन है। अब देखो, अब यहां से देखो लिमिटिंग फ्रिक्शन में अपन कैसे बात कर सकते हैं, अब समझना। जब तक स्टैटिक फ्रिक्शन है तब तक ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं होगा, जब तक स्टैटिक फ्रिक्शन है ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं होगा। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, सपोज मेरे पास ये एक्सटर्नल फोर्स है, अगर F की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके, Fs से, या मैं बोलूं कि लेस देन इक्वल टू, कि अप्लाइड फोर्स अगर स्टैटिक फ्रिक्शन से कम है, अरे समझ में आ रहा है, या Fs मैक्स ले लो, ऐसे समझ लो कि Fs तो F पे डिपेंड करता है, कि मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से कम है, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से कम फोर्स लगा रहे हो, अप्लाइड फोर्स अगर फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से कम है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो होगा वो कभी भी मोशन में नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट जो होगा कभी भी मोशन में नहीं आएगा। मतलब F की लेस देन इक्वल टू Fs मैक्स होगा तो ऑब्जेक्ट जो होगा वो कहां होगा, हमेशा ऑब्जेक्ट क्या होगा, एट रेस्ट। और जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होता है तो अप्लाइड फोर्स मतलब फ्रिक्शन की वैल्यू जो होती है, फ्रिक्शन की वैल्यू Fs के बराबर होती है, और वो Fs जो होता है वो किसके बराबर होता है, अप्लाइड फोर्स के बराबर हो जाता है। तो अब देख लो यहां पर, तो जब तक अप्लाइड फोर्स की वैल्यू Fs मैक्स कितना आया, 10 न्यूटन तक, मतलब यहां तक मतलब इन तीन केस के लिए आपको समझ में आ रहा होगा, इन तीन केस के लिए ऑब्जेक्ट जो होगा वो क्या आएगा, हमेशा रेस्ट पर ही होगा। और रेस्ट पर जब ऑब्जेक्ट है तो उस समय Fs की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, सिंपल अप्लाइड फोर्स के बराबर हो जाएगी। तो यहां पर Fs की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, तो Fs हो जाएगा यहां पर 0, यहां पर Fs कितना हो जाएगा, जितना अप्लाइड फोर्स है 9 न्यूटन, और यहां पर मेरे पास कितना हो जाएगा, जितना अप्लाइड फोर्स है, कितना है अप्लाइड फोर्स, 10 न्यूटन। तो ऊपर वाले तीनों केस तो क्लियर हो गया, मेरे को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो सबसे बढ़िया खूबसूरत काम, सबसे शानदार काम क्या करोगे आप, Fs मैक्स निकाल के रख देंगे अपन, ये चीज क्लियर है अपने को। अब देखो 11 न्यूटन की बात करते हैं। अब 11 न्यूटन पे जैसे ही आते हो आप, अब 11 न्यूटन देखो, इधर मैं 11 न्यूटन लगा रहा हूं, समझना। अब अगर 11 न्यूटन इधर लग रहा है तो अब F की वैल्यू जैसे ही, और F की वैल्यू अगर मेरे पास यहां से देख लो आप, F की वैल्यू जैसे ही मेरे पास Fs मैक्स से ज्यादा होगी तो उस केस में जो ऑब्जेक्ट जो होगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट इन मोशन, ऑब्जेक्ट कहां आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा। और जब ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा तो अपन दूसरे फ्रिक्शन की बात करेंगे, किसकी, काइनेटिक फ्रिक्शन की, जो इसके बाद लेने वाला हूं मैं, ठीक है। तो उसको आगे अपन स्टडी करेंगे, इसको निकालना बता देता हूं मैं आपको अभी, या एक काम करो यहीं तक रहने दो इसको, तो काइनेटिक फ्रिक्शन में जब आऊंगा तो मैं बताऊंगा इसको, जब काइनेटिक फ्रिक्शन में आएंगे तब इसकी बात करेंगे। या एक बार लिख ही ले, चल यार इसको भी कर ही दे। F बराबर कितना था, 11 न्यूटन था, तो 11 न्यूटन, अब यहाँ F कितना लग रहा है, 11 न्यूटन लग रहा है। देखो मैं फोर्स भले कितना ही बढ़ा दूं, लेकिन फ्रिक्शन जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू फ्रिक्शन जो होती है वो कितनी होती है, Fs मैक्स के बराबर होती है। तो फ्रिक्शन भाई पहले 0 था, फ्रिक्शन की वैल्यू 0 थी, फिर 9 हुई, फिर 10 हुई, 10 तो मैक्सिमम वैल्यू है। 10 के बाद में और फर्दर इंक्रीज हो सकती है क्या, कि अगर मैं 11 लगाऊं तो फ्रिक्शन भी 11 हो जाए, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो मोशन में आ गया है। जब रेस्ट में होता है तभी अपन बोलते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, लेकिन जब मोशन में आता है तो कंडीशंस कुछ और हो जाती है। उस समय कंडीशन क्या होगी, जैसे मोशन में आएगा तो मोशन के अंदर फ्रिक्शन की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, दैट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। तो यहां पर जो फ्रिक्शन की जो भी वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आ जाएगा, Fs मैक्स के बराबर, ठीक है। और जनरली यहां पर Fs मैक्स नहीं लिख के अपन क्या बोलेंगे, इसको काइनेटिक फ्रिक्शन बोल देंगे, इसको अपन क्या बोल देंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन बोल देंगे, यहां पर जो भी आएगा। और काइनेटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड भी जो होता है वो कैसे निकालते हैं, म्यू इंटू एन से ही निकालते हैं अपन, सेम तरीका है, म्यू मल्टीप्लाइड बाय एन। लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन में जो म्यू होता है उसको अपन क्या बोल देंगे, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की जगह आप क्या बोल दोगे, काइनेटिक फ्रिक्शन बोल दोगे, सिंपल। तो ये कंडीशन हो गई, तो एफ क्या होगा, एफ के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या आ गया, मोशन में आ गया। अरे क्लियर, लिखो इसको जल्दी लिखो, फिर अपन काइनेटिक फ्रिक्शन लिखते हैं। नेक्स्ट अपन काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करते हैं, जल्दी लिखो इसको, जल्दी लिखेंगे। यहां से एक और चीज बताओ मुझे, म्यूएस का यूनिट क्या होगा भाई, एक और चीज यहां से, म्यूएस का यूनिट क्या होगा, कोई बताएगा म्यूएस का यूनिट? ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, यूनिटलेस क्या होगा, हमेशा यूनिटलेस।
है ना, ध्यान रखें म्यूस क्या होगा, हमेशा यूनिट लेस होगा। हाँ चल अपन काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डाल दो आप, नाउ काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या होता है काइनेटिक फ्रिक्शन? है ना, दूसरा जो टाइप था वो क्या है अब, काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या लगेगा कि जब भी मेरे पास ऑब्जेक्ट मोशन में होता है, सिंपल, जब भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो फ्रिक्शन जो होगा वो काइनेटिक है। सिंपल सी बात है, फ्रिक्शन क्या है, काइनेटिक है। तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, इफ ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, इफ ऑब्जेक्ट इज इन रिलेटिव मोशन, है ना, मोशन मतलब वही रिलेटिव मोशन, इफ ऑब्जेक्ट इज इन रिलेटिव मोशन तो जो भी फ्रिक्शन होगा वो किसके बराबर होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर होगा। एक चीज अपने को क्लियर है, काइनेटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन जो होता है वो हमेशा क्या होता है, वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायरेक्शन को देखते हुए अपन काइनेटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन निकालते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में टेंडेंसी है उसकी मूव करने की, रिलेटिवली, हमेशा रिलेटिवली देखेंगे, नीचे वाला ऑब्जेक्ट मूव तो नहीं कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट की जिस डायरेक्शन में टेंडेंसी है मूव करने की, टेंडेंसी तो यहां पर लेंगे नहीं अपन, मोशन की बात करें तो टेंडेंसी हटा दो, तो ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसके मूव कर रहा है मतलब वेलोसिटी, एक्सेलरेशन की बात नहीं कर रहा हूं, तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या लिख रहा हूं कि डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन is opposite to velocity, opposite to relative velocity, opposite to relative रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन कहाँ है, उसके अपोजिट में हमेशा क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। समझ में आ रहा है, सिर्फ वेलोसिटी से देखेंगे, एक्सेलरेशन का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि अपोजिट, इस अपोजिट डायरेक्शन में, है ना, मतलब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, एक ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर एक्सेलरेशन इधर है, तो क्या जरूरी है कि ऑब्जेक्ट इधर ही मूव कर रहा हो? यह भी तो हो सकता है कि ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है और उसके ऊपर फोर्स इधर लग रहा है, एक्सेलरेशन डायरेक्शन इधर है और मोशन उधर है। समझ आ रहा है? तो एक्सेलरेशन से कभी भी अपन काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में भी मोशन हो सकता है, क्योंकि एक्सेलरेशन इज गवर्न्ड बाय द फोर्स। इधर एक्सेलरेशन है डायरेक्शन, इसका मतलब आप फोर्स इधर लगा रहे हो, बट फोर्स की डायरेक्शन में जरूरी नहीं है मोशन हो। ऑब्जेक्ट इनिशियली इधर मूव कर रहा था और आपने अचानक इधर फोर्स लगाना शुरू किया तो उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होगी। तो शुरुआत में उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन का उधर है, तो फ्रिक्शन कहां आएगा, इधर आएगा। बात समझ में आ रही है? तो हमेशा वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में, रिलेटिव वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को नहीं देखना है। ठीक है, अभी क्वेश्चन कराऊंगा, समझ में आ जाएगा, लिख लेना भले, एक्सेलरेशन डायरेक्शन को नहीं देखना है। अब एक और चीज यहां पर इंपॉर्टेंट होती है, अगर मैं आपको बोल रहा हूं एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को नहीं देखना है, तो क्या मैं कह सकता हूं क्या कि भाई फोर्स लगे या ना लगे कोई मतलब नहीं है ना? इट इज नॉट एसेंशियल दैट एनी फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, है ना, काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि ऑब्जेक्ट, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा ही तभी जब ऑब्जेक्ट मोशन में होगा। ठीक है, तो नो नीड ऑफ एनी फोर्स, तो नो नीड ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, नो नीड ऑफ एक्सटर्नल फोर्स टू फॉर काइनेटिक फ्रिक्शन, फॉर काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, बस उसको देख लो आप। समझ में आ रहा है? देख, अभी एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, समझ में आएगा बहुत जगह तरीके से। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं, सपोज ये ऑब्जेक्ट है और इसके नीचे एक और ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट बी हो गया, ये ऑब्जेक्ट ए हो गया। मैं बोल रहा हूं ये 3 मीटर पर सेकंड से इधर चल रहा है और मैं बोल रहा हूँ ये आपका
2 मीटर पर सेकंड से इधर चल रहा है, या 5 मीटर पर सेकंड से इधर चल रहा है। ओके, तो अब मैं आपको बोलूं कि भाई दोनों ऑब्जेक्ट के ऊपर फ्रिक्शंस की डायरेक्शन बताओ, दोनों ऑब्जेक्ट के ऊपर फ्रिक्शन की डायरेक्शन बताओ। तो देखिए यहां पर अगर आप देखोगे तो सबसे पहले अगर ए के ऊपर मुझे फ्रिक्शन देखना है, ये वाली नीचे, ये मेरे पास सरफेस क्या है, मेरे पास वही रेस्ट पर है, ठीक है, ये सरफेस है मेरे पास। अब यहां पर अगर आप देखोगे मुझे क्या, हमेशा क्या देखना है, रिलेटिव मोशन। अभी दोनों मोशन कर रहे हैं, मुझे हमेशा क्या देखना है, रिलेटिव मोशन देखना है। अब यहां पर ध्यान से देखो, बी के रिस्पेक्ट में अगर मैं ए को देखूं, मतलब ए की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी, कैसे लिखोगे आप, बी जिसके रिस्पेक्ट में देखते हो उसकी वेलोसिटी घुमाकर इसको दे दी अपन ने, तो इसकी वेलोसिटी घुमाकर इसको दोगे तो ए ऑब्जेक्ट की रिलेटिव वेलोसिटी अगर अपन देखें तो ऑब्जेक्ट जो इस डायरेक्शन में, ए की रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी कितनी आएगी, 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड। तो बी के रिस्पेक्ट में ए जो होगा वो इधर जाता हुआ दिखाई देगा। ये चीज समझ में आ रही है ना, 5 इधर 3 इधर, तो 5 माइनस 3 तो 2 से इधर जाता हुआ दिखाई देगा, किसको, बी को। तो ए का एक्चुअल रिलेटिव मोशन का इधर है, तो इसके ऊपर लगने वाला ये मोशन है, तो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में क्या आ गया, काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया। ये सरफेस 1 के लिए, ये कॉन्टेक्ट सरफेस एक ये हो गई, एक और कॉन्टेक्ट सरफेस ये हो गई। अब इसी वक्त मैं बी को देखता हूं, तो बी के ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शन, ये बी को देखो, तो बी के ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शन क्या आएगा, ये एक्शन है तो इसका रिएक्शन बी पे मिलेगा, तो बी के ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन उतने ही मैग्नीट्यूड का, F(k1) इधर आएगा, F(k1) इधर आएगा, समझ में आया। और इसके ऊपर इस सरफेस पे अगर आप देखो, इस सरफेस के हिसाब से अगर आप देखोगे, इस सरफेस के हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये ऑब्जेक्ट क्या है, इस सरफेस के हिसाब से। अब इन दोनों को देखो, इस सरफेस को इसको देखो, तो इस सरफेस के रिस्पेक्ट में बी जो है वो इधर जा रहा है, इस सरफेस के रिस्पेक्ट में बी, क्योंकि ये सरफेस तो रेस्ट में है और ये बी इधर जा रहा है, तो इसके ऊपर इस कॉन्टेक्ट सरफेस पे लगने वाला जो फ्रिक्शन होगा वो क्या होगा, इसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहां पर फ्रिक्शन आ जाएगा मेरे पास अपोजिट डायरेक्शन में F(k2), और उस उतने ही मैग्नीट्यूड का इस सरफेस के ऊपर क्या आ जाएगा, वापस फ्रिक्शन आ जाएगा उतने ही मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन में F(k2). ये सारे फ्रिक्शन की क्या आ गई, डायरेक्शन आ गई मेरे पास। वेलोसिटी की अकॉर्डिंग, रिलेटिव मोशन के अकॉर्डिंग देखना है आपको, समझ में आ रहा है ना। ए की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी देख ली, मतलब कॉन्टेक्ट सरफेस में देखना है, ऊपर वाली सरफेस के रिस्पेक्ट में नीचे की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू नीचे वाली सरफेस। जब इसको देखोगे तो इसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू नीचे वाली सरफेस, जो मैंने अभी देखा, क्लियर। देखो अब यहां से ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखो मेरे पास, सपोज मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, मैं बोलता हूं सपोज ये एक बॉडी है, ठीक है, और एक और ये सरफेस है ना। सपोज ये इधर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल रही है और इसकी वेलोसिटी जो है वो 2 मीटर पर सेकंड है और इसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड है। ये ऑब्जेक्ट बी हो गया, ये ऑब्जेक्ट ए हो गया। मुझे फ्रिक्शन की डायरेक्शन निकालना है, ट्राई करो इसको। और इसके ऊपर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है, ठीक है, दोनों बॉडी के ऊपर। आपको फ्रिक्शन का डायरेक्शन निकालना है। देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मैंने क्या बोला, फ्रिक्शन का डायरेक्शन जब भी देखना है, एक तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन जब भी देखना है, एक्सेलरेशन को भूल जाओ, गोली मार दो। तो ये मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन है, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। सिंपल क्वेश्चन क्या बन गया मेरा, वेलोसिटी वाला बन गया। इसकी वेलोसिटी इधर है, इसकी वेलोसिटी इधर है, ठीक है। मुझे ए का विद रिस्पेक्ट टू बी देखना है, तो ए को विद रिस्पेक्ट टू बी देखो, ए विद रिस्पेक्ट टू बी। अगर बी 1 से इधर जा रहा है तो ए की विद रिस्पेक्ट टू बी निकालनी है, तो बी की वेलोसिटी को घुमाकर ए को दे दो। बी की कितनी है 1, तो घुमा के इसको दिया तो कितना हो जाएगा, तो ए की विद रिस्पेक्ट टू बी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 2 + 1 बराबर 3 मीटर पर सेकेंड। मतलब ए इधर जाएगा, ए इधर जा रहा है, मतलब ए इधर जा रहा है और उसको कोई खींच रहा है। 5 का रिटार्डेशन लग रहा है, ऐसा कुछ फीलिंग है, समझो 5 का रिटार्डेशन है, बट स्टिल मोशन इज इन दिस डायरेक्शन, है ना। मोशन तो इधर ही है ना, और मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में ही तो मेरा फ्रिक्शन होता है ना। इसीलिए अपन एक्सेलरेशन को नेग्लेक्ट करते हैं।
ये हो गया। तो यहां पर मोशन इधर है तो इसके ऊपर फ्रिक्शन का आएगा कॉन्टेक्ट सरफेस पर Fk1 इधर। उतने ही मैग्नीट्यूड का बी पर देखोगे, ये मेरा बी ऑब्जेक्ट हो गया है ना, बी ऑब्जेक्ट हो गया। तो बी ऑब्जेक्ट के ऊपर भी फ्रिक्शन अगर आप देखोगे तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में Fk1 उतने ही मैग्नीट्यूड का फ्रिक्शन इधर। बी को ए के सरफेस के रेस्पेक्ट में बी को देखो तो सरफेस तो वैसी रेस्ट पर है तो ये एक्चुअल में इधर ही जाएगा। ये बी अगर इधर जा रहा है, बी की वेलोसिटी इधर है 1 मीटर पर सेकेंड, तो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा। कौन सा, Fk2। अरे अब समझ में आया भाई, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में आ गया मेरे पास, तो मोशन इधर है, अपोजिट डायरेक्शन फ्रिक्शन, और ये सरफेस है, सरफेस के ऊपर अगर आप देखोगे तो सरफेस के ऊपर फ्रिक्शन क्या आ गया, इतने ही मैग्नीट्यूड का इधर आ जाएगा। ये क्या आ गया मेरे पास, Fk2। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, ये सारी डायरेक्शंस मालूम कर सकते हो किसकी, फ्रिक्शन की, वेलोसिटी, मोशन को देखते हुए। जल्दी से लिखो इसको, आगे बढ़ते हैं फिर अपन और, है ना। एक अच्छा एक क्वेश्चन और करा ताकि और आपको क्लैरिटी आ जाएगी। देख एक और क्वेश्चन करा देता हूँ, देख और क्लैरिटी आ जाएगी आपको भी मस्त वाली है भाई भगवान। देख एक और क्वेश्चन देख ले। ठीक है, ये ए, ये बी, ये सी, ठीक है, 3 है। एक और ले लो क्या, चल 4 ब्लॉक ले ले। ये हो गया डी, और ये सरफेस मेरे पास ओके। चल ये चल रहा है मेरा 5 मीटर पर सेकंड से, और एक्सेलरेशन इसका है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये चल रहा है आपका 8 मीटर पर सेकंड से, और इधर है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये चल रहा है आपका 10 मीटर पर सेकंड से, है ना। और इसका एक्सेलरेशन देख लो आप कितना है मेरे पास, है ना। इसका भी इधर ही ले लो आप, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसका ले लो आप रा 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 री री रा 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 री री रा रा मीटर पर सेकंड, और एक्सेलरेशन ले लो आप 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बहुत ही बढ़िया, उम्दा परफॉर्मेंस। हाँ जल्दी इसको करो, जल्दी से ट्राई करो, फिर आगे जल्दी से ट्राई करो, इसको ट्राई करो। पानी पी के आया मैं, बी आया। जल्दी करो। बहुत ही बढ़िया उम्दा परफॉर्मेंस का मजा है ना। हाँ देखो करें इसको 1 बाय 1। देखो ए को लिखता हूँ मैं सबसे पहले, ए देखो। हाँ एक तो मैंने क्या बोला, मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो भूल जाओ, मीटर पर सेकंड स्क्वायर को भूल जाओ। और कहाँ है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर को भूल जाओ, मीटर पर सेकंड स्क्वायर को भूल जाओ। ठीक है, ए का रिलेटिव मोशन बनाता हूँ मैं, देख समझना। ए ब्लॉक ए, अब सीधा रिलेटिव मोशन बनाऊंगा, देख समझ। ए इधर जा रहा है 2 से, अब बी के रिस्पेक्ट में ए को अगर मैं देखूंगा तो बी की जो वेलोसिटी होगी वो घुमा के ए को दे दो। बी की वेलोसिटी कितनी है, 10 इधर है, इसकी घुमा के इसको दूंगा तो 10 + 2, तो इधर इसकी वेलोसिटी ए की विद रिस्पेक्ट टू 2 जो होगी वो कितनी होगी, 10 + 2 होगी। तो ये कितना हो गया, 12 मीटर पर सेकंड से इधर जाता हुआ दिखाई देगा। तो इसका एक्चुअल मोशन बी के रिस्पेक्ट में इधर है, तो इसके ऊपर लगने वाला फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन इधर लगेगा। बी पे देखते हैं, बी का खेल एक तो समझ में आ गया। Fk1 तो ये एक्शन है तो ये रिएक्शन हो गया, ये Fk1 इधर आ गया। अब बी को विद रिस्पेक्ट टू सी देखो, बी के सरफेस के ऊपर वाला तो फ्रिक्शन जो इसके अकॉर्डिंग हो गया, अब इसके बॉटम सरफेस पे जो भी फ्रिक्शन होगा वो सी के रिस्पेक्ट में आएगा। तो सी के रिस्पेक्ट में बी को देखूंगा तो बी 10 से इधर जा रहा है, सी 8 से इधर जा रहा है, तो बी विद रिस्पेक्ट टू सी अगर देखोगे तो कितना हो, इसकी वेलोसिटी घुमाकर बी को मिल जाएगी, तो 10 + 8 18, तो बी इधर
कितने से, तो बी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सी कितनी हो जाएगी, 10 + 8 18 मीटर पर सेकेंड। तो एक्चुअल में मोशन इसका इधर है, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन, ये लो दूसरी सरफेस का फ्रिक्शन आ गया Fk2 इस सरफेस पे। फिर सी देखते हैं अपन, सी पे चले, सी पे क्या होगा देखो, सी के सरफेस पे जो भी फ्रिक्शन आएगा वो इसका अपोजिट, तो इसका रिएक्शन, ये अगर एक्शन है तो ये रिएक्शन आ गया, ये Fk2 आ गया वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में। अब सी के बॉटम सरफेस पे जो फ्रिक्शन होगा वो विद रिस्पेक्ट टू डी आएगा, तो डी की वेलोसिटी 5 है और सी की वेलोसिटी 8 है, तो सी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डी कितनी आएगी, तो 5 जो डी की वेलोसिटी है वो घुमा के सी को दे दो अपोजिट डायरेक्शन में, तो 5 इधर था तो 5 उधर होगा, तो 8 - 5 तो सी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डी ये आ जाएगी 8 - 5 कितना आ गया मेरे पास, 3 मीटर पर सेकेंड। तो VCD इधर लग रहा है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन आ जाएगा मेरा थर्ड कॉन्टेक्ट सरफेस का Fk3। और फाइनली अगर मैं D बनाऊं यहां पर, तो D क्या आ जाएगा, ये अगर एक्शन है तो इसका रिएक्शन क्या आएगा, इसकी सरफेस के ऊपर, इसके सर के ऊपर कितना Fk3, और ये मेरे पास क्या आ गई लास्ट में, नीचे स्थिर सरफेस है, तो इस सरफेस इसके बॉटम पे देखना है, तो ये स्टेशनरी सरफेस के रेस्पेक्ट में देखोगे तो डी का मोशन किधर है, तो डी का मोशन इधर है, डी कितने से जा रहा है, 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है इसके रेस्पेक्ट में, तो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, Fk4, ये एक्शन है तो इसका रिएक्शन मेरे पास इधर आ जाएगा कितना, Fk4। मजा आ गया क्या, बड़ू समझ में आ गया, चल जल्दी से लिख लें। अब आई थिंक आपको सारी डायरेक्शंस क्लियर हो गई होगी, चलो आगे बढ़ते हैं अपन जल्दी से ही। नेक्स्ट लिखो आप फ्रिक्शन फोर्स ग्राफ, फ्रिक्शन फोर्स कर्व, फ्रिक्शन वर्सेस अप्लाइड फोर्स कर्व, ऐसे लिख लो, फ्रिक्शन वर्सेस अप्लाइड फोर्स कर्व, फ्रिक्शन वर्सेस अप्लाइड फोर्स कर्व। अरे मैंने यार वहां पर नहीं, काइनेटिक फ्रिक्शन के अंदर मैंने मैग्नीट्यूड लिखना भूल गया मैं ना, लिख लो मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, शायद लिखना भूल गया है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन Fk, मैग्नीट्यूड ऑफ Fk भी जो होता है वो क्या होता है, हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, नॉर्मल रिएक्शन के ही होता है, बस यहां पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो आता है वो क्या आता है, म्यू के आता है, तो Fk का भी फॉर्मूला सेम, ठीक है। ये भी दो बातों पे डिपेंड करेगा, है ना, डिपेंड्स ऑन नॉर्मल रिएक्शन, और किसके ऊपर डिपेंड करेगा, और दूसरी कौन सी, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सरफेस। डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सरफेस, और ये म्यू के को अपन क्या बोलेंगे, ये वही पॉइंट में लिख देना, भले बाद में लिख दो, भले कैसे भी देख लो, म्यू के इसको बोलेंगे अपन कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के। म्यू के की यूनिट क्या होगी यहां से देखो, म्यू के इक्वल्स टू क्या हो गया, Fk/n, दोनों फोर्स है, फोर्स अपॉन फोर्स, तो ये भी क्या आएगा, यूनिटलेस। अभी वो ग्राफ बता रहा है ना, ये चीज रह गई थी यूनिटलेस, म्यू के क्या आएगा, यूनिटलेस, सेम वैसे ही। लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है, स्टार बना के लिख लो कि म्यू एस की वैल्यू वो हमेशा क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू म्यू के आती है, म्यू एस की वैल्यू हमेशा क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू के होती है। क्यों, इसको समझने की कोशिश करें। देखो सरफेस के ऊपर मेरे पास क्या था, सपोज ये ऑब्जेक्ट है, अरे भाई मेरे समझना, नहीं समझना काट डालूंगा, समझ लेना चुपचाप। देख ये क्या है, सरफेस है, सरफेस है, हेलो ये सरफेस है, देखिए ऐसे चल रही, तो शुरू में फोर्स लगा रहे हो आप, पीछे धक्का मार रहा हूं मैं, नहीं चल रहा, फ्रिक्शन कितना जितना मैं लगा रहा हूं नहीं चल रहा है। फिर एक बार जब चलने लग गया, एक बार जब निकल गया, उस इंटरलॉकिंग से निकल गया, एक बार उस इंटरलॉकिंग से निकल गया, तो उसके बाद में फिर वो क्या होगा, चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा। तो बाद में चलने के बाद में मोशन के वक्त जो फ्रिक्शन की वैल्यू जो होती है वो कहीं ना कहीं जब वो रेस्ट पर होता है उससे उसकी वैल्यू कहीं ना कहीं कम होती है। मतलब Fk जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है उसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो हमेशा क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से कम होता है। क्योंकि एक बार जब इंटरलॉकिंग ब्रेक कर देते हो, क्योंकि आपने क्या कर लिया है, रेस्ट से एकदम मोशन में आ गए हो,
तो रेस्ट से मोशन में लाने के लिए ऑब्जेक्ट को मुझे बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर आप उसकी स्टेट चेंज कर रहे हो। लेकिन जब ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उस वक्त अगर जो भी फोर्स लग रहा है तो उस समय आप क्या कर रहे हो, बस आप क्या कर रहे हो, उसको रोकने की कोशिश कर रहे हो। काइनेटिक फ्रिक्शन जो है उसको क्या कर रहा है, रोकने की कोशिश कर रहा है। तो मोशन में ऑब्जेक्ट ऑलरेडी है और मोशन को क्या कर रहा हो, रेस्ट में लाने की कोशिश करेगा। लेकिन उस वक्त जो काइनेटिक फ्रिक्शन की मैग्नीट्यूड जो आएगी वो मेरे पास क्या होगी, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से कम आएगी। समझ में आ रहा है? तो ये चीज, तो हमेशा एक चीज ध्यान रखो। तो उसमें रीजन इसीलिए क्योंकि आपके पास क्या होता है, एफएस मैक्स की वैल्यू काइनेटिक फ्रिक्शन से ज्यादा होती है, इसीलिए मेरा म्यू एस जो होता है वो भी अपना क्या होता है, म्यू के से ज्यादा होता है। ऐसा क्यों? सिंस एफ एस मैक्स की वैल्यू जो होती है वो हमेशा क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू एफ के होती है ना। अभी इक्वल टू क्यों लगाया मैंने यहां पर, कई बार क्वेश्चन के अंदर सरफेस का एक ही म्यू दिया होता है, जबकि एक सरफेस के पास में दो तरह के म्यू आएंगे। जब वो रेस्ट पर होगा तब कुछ और म्यू होगा, जब वो मोशन में होगा सरफेस पर, ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तब कॉन्टेक्ट सरफेस का म्यू कुछ और होगा जो कि म्यू के होगा। लेकिन कई बार क्वेश्चन में सिर्फ एक ही म्यू दिया हुआ है, तो उस केस में आप म्यू एस और म्यू के दोनों को इक्वल लेके चलेंगे। समझ में आ रहा है? म्यू एस और म्यू के दोनों को इक्वल लेकर चलेंगे जब क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ हो। ठीक है, तो ये नोट बना लें, इसको याद कर लें, जैसा भी करना है आपको। क्लियर? मैग्नीट्यूड आ गया। नाउ राइट डाउन ग्राफ बिटवीन, हेडिंग डालें आप, ग्राफ बिटवीन फ्रिक्शन एंड अप्लाइड फोर्स। समझ में? देखो अभी लास्ट मैंने एग्जांपल बताया था ना, अगर आपको ध्यान आ रहा हो, मैंने बताया था अगर 11 न्यूटन इधर है तो उस वक्त, और यहां पर एफ एस मैक्स की वैल्यू कितनी आ रही थी, एफ एस मैक्स कितना आ रहा था, 10 न्यूटन आ रहा था। तो यहां पर जो फ्रिक्शन होगा, अब वो फ्रिक्शन किसके बराबर होगा, ये मोशन में आ गया तो अब फ्रिक्शन जो भी होगा वो किसके बराबर होगा, एफ के बराबर होगा। उसी क्वेश्चन के अंदर अब जो फ्रिक्शन होगा वो क्या होगा, एफ के बराबर होगा। अब यहां पर अब एफ की वैल्यू किसके बराबर होगी, म्यू इंटू एन के बराबर। अब म्यू मैंने वहां एक ही म्यू दिया था, दो म्यू नहीं दिए थे मैंने, है ना। तो म्यू एन तो मेरे पास वही अभी भी, तो म्यू एन की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, वही 10 न्यूटन। अभी एक क्वेश्चन करवाया था जब मैंने, तो यहां से अब मेरे पास क्या, ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो ये क्या इधर 11 न्यूटन लग रहा है, इधर 10 न्यूटन लग रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा इधर। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई, बड़ा वाला फोर्स माइनस अपोजिट फोर्स कितना है 10 और डिवाइड बाय मास कितना लिया था मैंने, 2 किलोग्राम, तो कितना हो गया 1/2, कितना हो गया 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन आ गया। अभी बहुत सारा कल क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, न्यूमेरिकल करवाऊंगा, काफी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आपके, समझ में आ गया। तो उस न्यूमेरिकल में लास्ट पार्ट जो आ रहा था आपका 11 न्यूटन वाला, तो उसमें काइनेटिक फ्रिक्शन इंट्रोड्यूस हो गया, तो इस तरीके से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। वो क्लियर? ठीक है, चल देख, अब देख ग्राफ देख, यहां पर ग्राफ क्या है, किसके बीच में, अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन के बीच में ग्राफ देखना है, समझना। जैसे जैसे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ये अप्लाइड फोर्स है ना, अप्लाइड फोर्स एफ और फ्रिक्शनल फोर्स स्मॉल एफ। अब एक चीज आपको समझ में आ रही है, समझना, सपोज ये मेरे पास एफ एस मैक्स की वैल्यू है, भाई फ्रिक्शन तो बस यहीं तो हो सकता है ना, इससे ज्यादा तो फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी नहीं। लेकिन आपको एक चीज पता है कि जैसे जैसे आप अप्लाइड फोर्स को इंक्रीज कर रहे थे और अप्लाइड फोर्स की वैल्यू अगर एफ एस मैक्स से कम है, अप्लाइड फोर्स की वैल्यू अगर एफ एस मैक्स से कम है, तो उस समय जो भी फ्रिक्शन होता है वो अप्लाइड फोर्स के बराबर ही होता है ना। अपन ने पढ़ा था कि भाई मैं क्या बोल रहा हूं कि इफ अप्लाइड फोर्स इज लेस देन इक्वल्स टू एफ एस मैक्स, इज लेस देन इक्वल टू एफ एस मैक्स, तो उस केस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो फ्रिक्शन क्या बोलते हैं, जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा और एफ दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, दोनों इक्वल होंगे। मतलब एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, एफ के हो गया, तो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन कर्व आएगा मेरा, ये बिल्कुल 45 डिग्री पर, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा 45 डिग्री के ऊपर, समझो, है ना, बिल्कुल ये 45 डिग्री पर, कहां तक, एफ एस मैक्स तक, ये 45 डिग्री पर आएगा। यहां पर क्या हो गया, जो फ्रिक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, अप्लाइड फोर्स के, और यहां पर फ्रिक्शन जो होगा वो क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा इस रीजन के अंदर।
मेरे समझ में आ गया? यहां पर यहां तक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन दोनों इक्वल हो गए। अब जैसे ही इस वैल्यू अप्लाइड फोर्स की वैल्यू एफएस मैक्स से ज्यादा आएगी, जैसे फोर्स को फर्दर और इंक्रीज करूंगा तो एकदम से ऑब्जेक्ट क्या होगा मोशन में आ जाएगा। और जब मोशन में आ जाएगा, एक और चीज ध्यान रखना, ये हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होता है। यार एक चीज लिखना भूल गए अपन, ये बीच में भूल गया सब। एफ के हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ये हमेशा ध्यान रखें। एफ के की वैल्यू हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है। समझ में आ गया? और दूसरी एक और चीज लिख लेना यहां पर, नॉट सेल्फ एडजस्टिंग। है ना, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं, एफ के का डायरेक्शन निकालते हैं। समझ में आ गया? कांस्टेंट, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट आती है, क्योंकि म्यू के क्या होता है, कांस्टेंट होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो अप्लाइड फोर्स के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा था, लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन कभी भी वेरी नहीं करता है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये चीज अपने को क्लियर है। अब काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है, एफएस मैक्स से उसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो इसके बाद में जैसी अप्लाइड फोर्स को और ज्यादा इंक्रीज करते हो तो उसके बाद में क्या होता है, कर्व थोड़ा या इस तरह से आएगा, ये स्ट्रेट लाइन आएगा इसके बाद में। ये स्ट्रेट लाइन क्यों आ रहा है, समझ में आ रहा है ना? क्योंकि ये वाली वैल्यू जो है वो क्या है, ये कौन है, काइनेटिक फ्रिक्शन है। और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा, थोड़ा कम आएगा लेकिन कांस्टेंट रहेगा। तो यहां पर क्या हो गया, दिस इज व्हाट, इस समय मेरे पास जो भी फ्रिक्शन है वो क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर होगा। और ऑब्जेक्ट यहां पर क्या होगा, मोशन में होगा, और इस रीजन में ऑब्जेक्ट क्या होगा, रेस्ट पर होगा। ओ समझ में आ गया, क्लियर? ये मेरा सिंबल क्या हो गया, ये ग्राफ हो गया। तो एक थोड़ा सा स्पाइक आता है, स्पाइक सा दिखता है मेरे को, किसकी वजह से, क्योंकि एफ एस मैक्स और एफ के दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। क्लियर? इसको लिख लो। देखिए क्वेश्चन करवाता हूँ इसी के अंदर, मैं इसी के अंदर लिखूंगा मैं क्वेश्चन, इसको लिख लो, क्वेश्चन करवाता हूँ मैं एक बढ़िया सा। कल न्यूमेरिकल में आना, बिल्कुल भूल मत जाना। न्यूमेरिकल नहीं है, फ्रिक्शन के न्यूमेरिकल नहीं करे मतलब थ्योरी से कुछ नहीं होता है। न्यूमेरिकल से काफी कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल से भी पकड़ में आते हैं। तो न्यूमेरिकल फिजिक्स में है ही न्यूमेरिकल भाई। फिजिक्स में अगर न्यूमेरिकल मतलब आप देखोगे इस वाले जेई के पेपर के अंदर आपके पास 80% न्यूमेरिकल थे। 80% न्यूमेरिकल, और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर 80% न्यूमेरिकल आते ही आते हैं, तो अवॉइड नहीं कर सकते उनको आप। देख तो मेरे पास क्या क्वेश्चन देख यहाँ पर, देख मैं आपको बोलता हूँ, सपोज एक ऑब्जेक्ट है 15 किलोग्राम का, ठीक है, इसके ऊपर मैं एफ लगा रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ जो भी है। मेरे पास एक ग्राफ दिया हुआ है, वही एक ग्राफ दिया हुआ है, फ्रिक्शन वर्सेस जो भी अप्लाइड फोर्स है उसके बीच में ग्राफ, और ये ग्राफ कुछ ऐसा आता है, ठीक है। ये वैल्यू दी हुई है, ये ले लो आप 60 न्यूटन और ये ले लो आप 90 न्यूटन। आपको मालूम करना है क्या, फाइंड म्यू एस एंड म्यू के। म्यू एस और म्यू के दोनों निकालने हैं। ग्राफ को देख के समझ में आ गया? इस ग्राफ को देख के सीधा आप आइडिया लगा सकते हो। ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी, एफ एस मैक्स। एफ एस मैक्स दे रखा है आपको 90 न्यूटन, और एफ एस मैक्स किसके बराबर होता है, म्यू एस मल्टीप्लाइड बाय एन। तो यहां से म्यू एस, तो म्यू एस की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिवाइडेड बाय एन, 90 डिवाइडेड बाय एम जी। एम कितना है 15, जी कितना हो गया 10, तो ये हो जाएगा 0.6, है ना, 0.6, और यूनिट लेस होता है म्यू एस। उसके बाद में इससे नीचे वाली वैल्यू, ये कांस्टेंट वैल्यू जो होती है वो क्या होता है, एफ के होता है। तो देखिए एफ के बराबर कितना दे रखा है आपको, 60 न्यूटन, और ये किसके बराबर हो गया, म्यू के एन के बराबर। तो यहां से म्यू के कितना आएगा मेरे पास, 60 डिवाइडेड बाय एन, एन कितना हो गया 150, तो ये हो जाएगा 0.4, डिवाइड करोगे 0.4, दोनों यूनिट लेस होंगे। तो ये मेरे पास क्या है, तो सिंपल ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन भी आपके पास, इसमें कुछ भी पूछ सकते हैं। म्यू एस दे के आपको एफ एस मैक्स पूछ ले, है ना, ये वाली वैल्यू पूछ ले, म्यू के दे के आपको ये वाली वैल्यू पूछ ले, तो बहुत सारे क्वेश्चन पॉसिबल है। समझ में आ रहा है बबुआ? जल्दी लिखो, जल्दी लिख लें, बस यहीं ओवर करते हैं सेशन को आज अपन। चलो
ऑलराइट दोस्तों, आई थिंक आप होप आपको लेक्चर बहुत अच्छा समझ में आया हो, है ना। आने वाले 3-4 लेक्चर के अंदर फ्रिक्शन कंप्लीट करेंगे। अब जल्दी से अपन फटाफट कोर्स की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन द शो। अगर वीडियो आपको वाकई बहुत पसंद आया तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके जाएं और सेशन को शेयर जरूर करें। और अगर चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हो तो प्लीज़ ऐसा ना करें, आप सब्सक्राइब करें और बेल वाला आइकन पे जाके सर मार दें अपना, ताकि आने वाले और महत्वपूर्ण वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको, प्रायर इन्फॉर्मेशन आपको नोटिफिकेशन की फॉर्म में मिलती चली जाए। राइट, सो कल वापस मिलता हूँ। बाय, गुड नाइट।